हेलो स्टूडेंट्स, मैं अक्षय पांडे आप सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष ट्यूटोरियल्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ की श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हैं और आज छत्तीसगढ़ विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डील करने की कोशिश करेंगे। ये जितने भी प्रश्न होंगे या तो ये प्रश्न विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं पिछले कुछ वर्षों में, या भविष्य में नवीनतम कुछ प्रश्न शामिल किए गए हैं जिनके भविष्य में आने की संभावना होगी। ये प्रश्न भले ही 10 होगी इनकी संख्या, लेकिन इन प्रश्नों की व्याख्या के दौरान हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा तथ्य बताने की, ताकि ये पूरा का पूरा टॉपिक आपसे कवर हो जाए। जिस तरीके से वर्तमान में पीएससी, सीजीपीएससी या व्यापम परीक्षाएं संचालित करा रही हैं, उनमें आप देखने को मिलेगा कि उनमें लगातार प्रश्नों के स्तर में वृद्धि की जा रही है। तो हम इस प्रश्नोत्तर श्रृंखला के माध्यम से इस टॉपिक से संबंधित जो भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और एकदम नवीनतम प्रश्न हैं, उन्हें जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक प्रदेशों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, यानी छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन की बात करेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों की बात करेंगे। सबसे पहली बात कि छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक जो विभाजन हुआ है प्राकृतिक प्रदेशों का, वो 4 भागों में हुआ है। अगर हम उत्तर से दक्षिण की तरफ अगर इसकी स्थिति का आकलन करें तो आपको उत्तर में देखने को मिलेगा पूर्वी बघेलखंड का पठार। उसी से लगा हुआ है हमारा छोटा प्राकृतिक प्रदेश जसपुर सामरी पाट प्रदेश, बेहद ही छोटा प्राकृतिक प्रदेश है, ये आप सभी जानते हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम मध्य छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो मध्य छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ का मैदान, जो कि लगभग 50% से अधिक है। इसके साथ ही साथ अगर हम दक्षिण छत्तीसगढ़ का मूल्यांकन करें तो दक्षिणी छत्तीसगढ़ में मोहेला मानपुर से नीचे की तरफ अगर हम बढ़ें तो नीचे की तरफ जितने भी हमारे जिले हैं, यहाँ पर आपको दंडकारण्य प्राकृतिक प्रदेश देखने को मिलेगा। तो ये हमारा प्राकृतिक विभाजन है जो कि 4 भागों में किया गया है। इनसे संबंधित प्रश्नों को ही हम डील करेंगे। चलिए हम अपने पहले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि उर्मिल बेसिन किसे कहते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, प्रश्न है उर्मिल बेसिन किसे कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है उर्मिल बेसिन। आपका ऑप्शन आपके सामने है, हसदेव मांड का मैदान, दूसरा है गोदावरी इंद्रावती का मैदान, तीसरा है गोदावरी सबरी का मैदान और चौथा ऑप्शन है हसदेव रामपुर का बेसिन जो है। तो चलिए इसके उत्तर को जानने या खोजने की कोशिश करते हैं। हम लोग इसके उत्तर को खोजने की कोशिश करते हैं। उर्मिल बेसिन, सबसे पहले अगर हम उर्मिल बेसिन की बात करते हैं तो हमें चलना होगा दंडकारण्य प्राकृतिक प्रदेश। थोड़ा सा मैं दंडकारण्य की एक छोटी सी बस्तर की एक छोटी सी छवि बनाने की कोशिश करूंगा। ये हमारा हो गया दंडकारण्य वाला हिस्सा, यानी हमारा ये बीजापुर, नक्शे में बीजापुर, इधर हमारा बस्तर, बीच में हमारा दंतेवाड़ा और नीचे हमारा सुकमा जिला है। बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें मैं, चूंकि प्राकृतिक प्रदेशों की बात हो रही है, इसलिए नदियों का जिक्र करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा का आपका एक तो कोरापुट और दूसरा कालाहांडी, ध्यान से पकड़ना है, कालाहांडी और कोरापुट। कालाहांडी के मुंगेर पर्वत, ये हमारा मुंगेर पर्वत है, मुंगेर पर्वत, इसको मुंगेर पर्वत कर लेते हैं, और ये हमारा है कोरापुट, ये हमारा है कोरापुट। ध्यान से सुनिएगा, मुंगेर पर्वत से आपका निकलेगी, ये हमारा मुंगेर पर्वत से निकलती है हमारी इंद्रावती नदी। ध्यान से सुनिएगा, ये हमारी इंद्रावती नदी, ये हमारी इंद्रावती नदी है, ये हमारा बीजापुर की बाउंड्री बनाते हुए ये हमारी इंद्रावती नदी है। ध्यान से समझिएगा, ये इंद्रावती है, ठीक है। अगर मैं नीचे की बात करूं तो कोरापुट से हमारी निकलती है ये सबरी नदी। ये कौन सी नदी है हमारी? सबरी नदी। कोरापुट से ये बस्तर सुकमा के बीच ऐसे सीमा बनाते हुए, उड़ीसा के साथ सीमा बनाते हुए आएगी, ये कोरापुट से सबरी नदी। और प्राकृतिक प्रदेशों की बात हो रही है तो हमारे नासिक के त्रयंबक पर्वत से, नासिक के त्रयंबक पर्वत से निकलती है गोदावरी, ये गोदावरी निकलेगी, ये गोदावरी हमारा छत्तीसगढ़ के साथ सीमा रेखा बनाते हुए, आंध्र प्रदेश तेलंगाना के साथ सीमा रेखा बनाते हुए निकल जाएगी, ये हमारी गोदावरी हो गई। इनको जानना जरूरी है। ये हमारी इंद्रावती नदी है और ये गोदावरी। तो आपको बीजापुर का हमको पकड़ना है, बीजापुर का पश्चिमी हिस्सा,
बीजापुर का पश्चिमी हिस्सा यानी भोपालपट्टनम वाला क्षेत्र, भोपालपट्टनम तहसील। तो भोपालपट्टनम से लगा हुआ, ध्यान से देख लीजिएगा, भोपालपट्टनम से लगा हुआ और सुकमा तक का कुछ हिस्सा, ये हिस्सा हमको, इस हिस्से को कहते हैं हम गोदावरी इंद्रावती का मैदान। गोदावरी इंद्रावती का मैदान जानना जरूरी है, गोदावरी इंद्रावती मैदान। ठीक है, इसके साथ ही साथ अब हमें पकड़ना है हमारा बीजापुर तहसील। ये बीजापुर तहसील की बात कर रहा हूं मैं, बीजापुर तहसील की बात कर रहा हूं। तो बीजापुर तहसील से लेकर के कोंटा तहसील, सुकमा का कोंटा तहसील, ये बीजापुर तहसील से लेकर के सुकमा का कोंटा तहसील, ये जो हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है, बीजापुर तहसील से लेकर के सुकमा का कोंटा तहसील, यही हिस्सा हमारा कहलाता है, इस हिस्से को हम कहते हैं हमारा सबरी, इस हिस्से को कहते हैं सबरी, आपका सबरी गोदावरी बेसिन, सबरी गोदावरी बेसिन या गोदावरी सबरी बेसिन। ध्यान से समझ लीजिए, इधर से सबरी आ रही है और इधर से गोदावरी, ये जो बीच का हिस्सा आपको बीजापुर तहसील से लेकर के कोंटा तहसील के बीच देखने को मिलेगा, इसी को बोलते हैं सबरी गोदावरी का मैदान या गोदावरी सबरी बेसिन। इसी गोदावरी सबरी बेसिन को उर्मिल बेसिन कहते हैं, इसी गोदावरी सबरी बेसिन को क्या कहते हैं, उर्मिल बेसिन कहते हैं। बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, इसी गोदावरी सबरी बेसिन जो कि हमारे बीजापुर तहसील से कोंटा तहसील तक फैला हुआ है, इसी बीच के क्षेत्र को हम कहते हैं आपका उर्मिल बेसिन या गोदावरी सबरी बेसिन। समझ आया होगा। ये जो बेसिन आपको देखने को मिल रहा है उर्मिल बेसिन, ये बेसिन में टीन की, याद रखिएगा टीन, अगर पूछेगा किस धात्विक खनिज की प्रबलता है, किस धात्विक खनिज की प्रचुरता है, तो याद रखिएगा टिन की इसमें प्रचुरता आपको देखने को मिलेगी। इसीलिए जब आप बीजापुर तहसील से नीचे की तरफ अगर सुकमा की तरफ बढ़ने का प्रयास करें तो आपको सुकमा में आपको गोविंदपाल, चित्तलनार, मुंडपाल, ये सारे चीजें देखने को मिलेंगी जो कि टीन की प्रचुरता वाले क्षेत्र हैं, जो कि टीने की प्रचुरता वाले क्षेत्र हैं। तो उर्मिल बेसिन अगर किससे संबंधित है तो याद रखिएगा टीन की प्रचुरता यहां पर देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा उर्मिल बेसिन। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बरहा डोंगरी की पहाड़ी किस की प्रमुख शाखा है या किस पहाड़ी की प्रमुख शाखा है। प्रश्न है बरहा डोंगरी की पहाड़ी। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन है आरी डोंगरी, बैलाडीला, गुल्लापल्ली या अल्बामा। ठीक है, चलिए आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। प्रश्न है बरहा डोंगरी की पहाड़ी। तो बरहा डोंगरी पहाड़ी को पकड़ने के लिए हमको सबसे पहले समझना है बैलाडीला की पहाड़ियों को। कौन सी पहाड़ी, बैलाडीला, बैलाडीला पहाड़ियों को पकड़ना है। बैलाडीला पहाड़ी, ये जो बैलाडीला पहाड़ी है ये किस प्राकृतिक प्रदेश का भाग है, तो याद रखिएगा दंडकारण्य प्राकृतिक प्रदेश का, दंडकारण्य प्राकृतिक प्रदेश का भाग है। ठीक है, इस बैलाडीला पहाड़ियों की बात करें तो ये बैलाडीला पहाड़ियां जो है ये धारवाड़ चट्टानों से बनी हुई हैं। कौन सी चट्टानों से, धारवाड़ सेल समूह की चट्टानों से बनी हुई है। और धारवाड़ सेल समूह की चट्टानों के कारण ही यहाँ पर लोहे की प्रचुरता आपको देखने को मिलती है, लोहा बहुत अधिक मात्रा में आपको देखने को मिलता है। हमको बैलाडीला पहाड़ी को बेस बनाना था क्योंकि इसी बैलाडीला पहाड़ी की प्रमुख शाखा, इसी की एक शाखा जो आपको छोटी सी शाखा देखने को मिलेगी, इसी की एक शाखा फैली हुई है जिसको बोलते हैं बरहा डोंगरी की पहाड़ी। बरहा डोंगरी पहाड़ी, बरहा डोंगरी पहाड़ी। और ये जो बरहा डोंगरी पहाड़ी है ये बैलाडीला की ही प्रमुख शाखा है। साथ ही साथ इसका विस्तार कहाँ पर है, तो इसका विस्तार बीजापुर जिले में है, बीजापुर प्लस दंतेवाड़ा। समझिएगा, बीजापुर प्लस दंतेवाड़ा। तो प्रश्न बहुत अच्छे से समझिएगा, बरहा डोंगरी की जो पहाड़ी है ये बैलाडीला की प्रमुख जो पहाड़ी है उसका एक प्रमुख विस्तार है। ये विस्तार आपको दंतेवाड़ा जिले साथ ही साथ बीजापुर जिले के थोड़े बहुत क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा। तो बरहा डोंगरी की पहाड़ी किसका विस्तार है, याद रखिएगा बैलाडीला की पहाड़ियों का ही विस्तार है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रमुख प्रश्न। अगला प्रमुख प्रश्न है आपका मधेश्वर पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछले साल यानी सीजीपीएससी के प्री में पूछा गया प्रश्न था, मधेश्वर पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है।
उम्मीद है कि आपको ये आंसर पता होगा, लेकिन फिर भी इसे हम जानने की कोशिश करते हैं और इससे संबंधित कुछ अन्य तथ्यों को भी मैं आपको यहाँ बताऊंगा। चलिए, मधेश्वर पहाड़ की बात हो रही है। याद रखिएगा, ये जो मधेश्वर पहाड़ है, मधेश्वर पहाड़, पहली बात ये किस जिले में है, तो याद रखिएगा जसपुर जिला। कौन सा जिला? जसपुर जिला। और जसपुर जिले के मयाली ग्राम पंचायत में, किस ग्राम पंचायत में पड़ता है? मयाली ग्राम पंचायत क्षेत्र में। ठीक है, मयाली ग्राम पंचायत क्षेत्र में। ये फैक्ट याद रखना आप। इसके साथ ही साथ इस पहाड़ी की अगर हम बात करें तो इस पहाड़ी की जो प्राकृतिक संरचना आपको देखने को मिलेगी, ये प्राकृतिक संरचना ये एक शिवलिंग के आकार की है। किस आकार की है? शिवलिंग। ये पूरी की पूरी पहाड़ी ही शिवलिंग के आकार की है। इस पहाड़ी की अगर औसतन ऊंचाई देखी जाए तो 300 मीटर से ऊंची दिखाई देगी ये पहाड़ी, और इसके चारों तरफ, जसपुर जिले में इसके चारों तरफ बसे गांव में से ये पहाड़ी स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। इसके साथ ही साथ इस पहाड़ी के चारों तरफ पूरी तरीके से प्राकृतिक घटा या प्राकृतिक सौंदर्य आपको देखने को मिलेगा, और इस पहाड़ी का स्वरूप कुछ इस तरीके से नजर आएगा कि ये पहाड़ी सचमुच में एक शिवलिंग के आकार की प्रतीत होगी। स्थानीय जो निवासी हैं इसे प्राकृतिक शिवलिंग तो मानते ही मानते हैं, साथ ही साथ प्रदेश के साथ साथ समूचे देश में कहा जाता है कि ये अपने तरह का या प्राकृतिक तरीके का सबसे बड़ा शिवलिंग है। प्राकृतिक तरीके का सबसे बड़ा शिवलिंग है। इस शिवलिंग पर शिव की उपासना की जाती है। गांव वाले इस शिवलिंग की, इस पहाड़ की ही उपासना करते हैं शिवलिंग के रूप में। साथ ही साथ यहाँ हमेशा मेला भरते रहता है। तो ये भी याद रखिएगा मधेश्वर पहाड़ के बारे में, और ये मयाली ग्राम पंचायत में इस पहाड़ी को आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा चौथा प्रश्न है, बिजौरा पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिजौरा पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? चलिए बिजौरा पहाड़ के लिए आगे बढ़ते हैं। समझिएगा, इसमें ऑप्शन पहले देख लीजिए आप लोग। ऑप्शन है आपका बलरामपुर, सूरजपुर, रायगढ़ और सरगुजा। चलिए देखते हैं, आपने आंसर ढूंढ लिया होगा, हम भी देखते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं। बिजौरा पहाड़, बिजौरा पहाड़ को समझने के लिए आपको बेस बनाना होगा आपको छुरी उदयपुर की पहाड़ियों को। किसको? छुरी और उदयपुर की पहाड़ियों को। ध्यान से देख लीजिएगा, ये छुरी पहाड़ी है, ये आपकी उदयपुर पहाड़ी है। छुरी और उदयपुर पहाड़ी आप सुने भी होंगे। ये जो छुरी पहाड़ियां हैं आपको कोरबा जिले में देखने को मिलेंगी, साथ ही साथ उदयपुर की पहाड़ियां जो हैं आपको रायगढ़ जिले में देखने को मिलेंगी, और इनको संयुक्त रूप से कहा जाता है छुरी उदयपुर की पहाड़ी। एक प्रश्न यहीं से ये भी जान लेते हैं कि ये जो छुरी उदयपुर की पहाड़ियां हैं ये महानदी बेसिन यानी किस प्राकृतिक प्रदेश का भाग है? तो महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ के मैदान का ही भाग है। क्लियर हो गई बातें? जहां छुरी पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो कोरबा जिले में स्थित है। वहीं उदयपुर की पहाड़ी रायगढ़ जिले में स्थित है, उदयपुर तहसील में। क्लियर? इसी के ऊपर हमको बेस बनाना है मैन पार्ट, और इसी मैन पार्ट से निकलती है हमारी मांड नदी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसी मैन पार्ट से निकलती है हमारी मांड नदी। ये मांड नदी, और मांड नदी का उद्गम क्या है हमारा? तो मांड नदी का उद्गम हमारा मैन पार्ट। ध्यान सुनिएगा, मांड नदी के बेस बनाना है, क्योंकि अगर प्रश्न पूछा जाए यहीं से एक और प्रश्न कि उदयपुर के किस ओर मांड नदी का प्रवाह है? उदयपुर पहाड़ी के किस ओर? मैंने छुरी नहीं लिया है, मैंने कहा उदयपुर। उदयपुर पहाड़ी के किस ओर मांड नदी का प्रवाह है? तो उदयपुर के पश्चिम में, और छुरी पहाड़ी के पूर्व में मांड नदी प्रवाहित होती है। ध्यान से सुनिएगा, इसी मांड नदी को हमको बेस बनाना है। छुरी उदयपुर की पहाड़ियों में ही, छुरी उदयपुर की पहाड़ियों की अन्य श्रृंखलाएं या इन्हीं की अन्य श्रृंखलाएं या इन्हीं का विस्तार है, अन्य श्रृंखलाएं या इन्हीं का विस्तार है कुछ छोटी छोटी पहाड़ियां, इन्हीं का विस्तार है कुछ छोटी छोटी पहाड़ियां। जैसे कि पहली है आपका, पहला है आपका महादेव पहाड़। महादेव पहाड़, ये महादेव पहाड़ अगर हम देखें तो महादेव पहाड़ आपको छुरी उदयपुर की पहाड़ियों के उत्तर में पहाड़ी देखने को मिलेगी, एक छोटी सी पहाड़ी जिसका नाम है महादेव पहाड़, जिसको मैंने बताया। और ये किसका विस्तार है?
या किसकी श्रृंखलाएं हैं? तो छुरी उदयपुर की पहाड़ियों की ही श्रृंखलाएं हैं, महादेव पहाड़। अगर हम देखें अगर इसकी ऊंचाई कितनी है तो इसकी ऊंचाई है आपका 988 मीटर, 988 मीटर की ऊंचाई है महादेव पहाड़। और ये महादेव पहाड़ छुरी उदयपुर की पहाड़ियों के उत्तर में है, यानी छुरी उदयपुर की पहाड़ियों का ही विस्तार है। इसके साथ ही साथ इसके कई अन्य विस्तार और हैं, जैसे दूसरा है जैसे बिजौरा पहाड़ की ही बात करते हैं। बिजौरा पहाड़, तो ये बिजौरा पहाड़ कहाँ पर है? तो बिजौरा पहाड़ एक तो है रायगढ़ में। ये कहाँ पर है? बिजौरा पहाड़ है रायगढ़ में, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, रायगढ़ में, ठीक है। साथ ही साथ इसकी ऊंचाई कितनी है? 1089 मीटर, 1089 मीटर इसकी ऊंचाई है, याद रखिएगा। उदयपुर में ही, उदयपुर किस में है? उदयपुर आपका रायगढ़ जिले में है, तो उदयपुर की पहाड़ियां भी रायगढ़ में है और उसी से लगी हुई है रायगढ़ जिले में बिजौरा पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1089 मीटर। इसके साथ ही साथ और कुछ अन्य पहाड़ियां मैं आपको बताता हूं, जैसे कोरबा में आपको 3 पकड़ लेना है। कोरबा में एक पकड़ना है आपका पवनखेड़ा, पवनखेड़ा पहाड़ी, ये भी छुरी उदयपुर का ही विस्तार है। पवनखेड़ा, इसकी ऊंचाई आपको याद रख लेना है 969 मीटर। इसके साथ ही साथ आपको चौथा याद रखना है केरता पहाड़। केरता पहाड़ ये भी किसका विस्तार है या किस श्रृंखला का पार्ट है? तो याद रखिएगा ये आपका छुरी उदयपुर, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 967 मीटर, लगभग 2 मीटर के आसपास कम है। इसके साथ ही साथ आपको पुटका पहाड़ याद रख लेना है, ये भी कहाँ पर है? कोरबा में। ये तीनों आपको कोरबा पकड़ लेना है, ये तीनों को कहाँ पकड़ लेना है? कोरबा। ये जितने भी पहाड़ियां आपको छोटी छोटी बता रहा हूं, ये छुरी उदयपुर की पहाड़ियों का ही क्या है? विस्तार। इसके साथ ही साथ और कुछ भी आप याद कर सकते हैं, जैसे लाम पहाड़, अन्य में लाम पहाड़, ठीक है, लाम पहाड़ भी याद कर सकते हैं, ये आपका 6वां हो गया। 7वां आप याद कर सकते हैं बारखोआ, बारखोआ, ठीक है। 8वां आप याद कर सकते हैं महातीन, महातीन, ठीक है, बारखुआ, महातीन। 9वां आप याद कर सकते हैं धजक। 10वां आप याद कर सकते हैं जनता पहाड़। 11वां आप याद कर सकते हैं बड़नानी, बहुत इंपॉर्टेंट, जितनी भी बातें बता रहा हूं बड़नानी। ये जितनी भी पहाड़ी छोटी छोटी मैं बता रहा हूं, ये सभी छोटी पहाड़ियां छुरी उदयपुर की पहाड़ियों की ही श्रृंखलाएं हैं, उन्हीं से संबद्ध हैं, उन्हीं से जुड़ी हुई हैं, इसलिए इन सभी को आपको याद रखना है। और अगर हम अपने प्रश्न के अकॉर्डिंग चलें तो हमारा प्रश्न पूछता है बिजौरा पहाड़, तो बिजौरा पहाड़ की ऊंचाई है 1089 मीटर और ये किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा रायगढ़ जिले में। इतनी सारी जानकारियां मैंने आपको एडिशनल प्रदान की, ताकि आपसे अगर आगामी किसी एग्जाम्स में इससे रिलेटेड प्रश्न आता है तो आप जरूर बनाएं। चलिए आगे और चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है रामगढ़ की पहाड़ियों की जानकारी के संदर्भ में रिपोर्ट एएसआई में कब प्रकाशित हुई? लिखा है कि रामगढ़ की पहाड़ियों के संबंध में जो जानकारी है उसकी रिपोर्ट एएसआई में कब प्रकाशित हुई? पहले समझिएगा एएसआई, ध्यान से सुनिएगा। एएसआई एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है, इसको कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। ये जो विभाग है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ब्रिटिश हुकूमत के दौरान, ब्रिटिश काल में बनाया गया था। कब बनाया गया? तो ये भी याद रखिएगा एएसआई को कब बनाया गया? वर्ष 1861 में। और इसके गठन का श्रेय जाता है ए कनिंघम को, अलेक्जेंडर कनिंघम को, ए कनिंघम को इसके गठन का श्रेय जाता है। ये भारत के इतिहास के अध्ययन के लिए, भारत की ऐतिहासिक जानकारी के संकलन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन रहा है। शायद भारत में जो जानकारियों का एक बड़ा स्रोत है वो एएसआई की ही देन है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ही देन है। तो ध्यान से सुनिएगा, हमारा प्रश्न कहता है कि किस वर्ष रामगढ़ की पहाड़ियों की जानकारी एएसआई की रिपोर्ट में पब्लिश की गई? तो चलिए हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारी जो रामगढ़ की पहाड़ी है, रामगढ़ की पहाड़ी, पहले प्रश्न ये बनेगा इससे कि ये किस प्राकृतिक प्रदेश का भाग है रामगढ़ की पहाड़ियाँ? तो याद रखिएगा ये रामगढ़ की जो पहाड़ियाँ हैं ये आपके किस तहसील में पड़ती हैं? पहले तहसील आइडेंटिफाई कर लेते हैं। उदयपुर तहसील, ज़्यादातर उदयपुर तहसील, थोड़ा बहुत आपका सूरजपुर तहसील में भी इसका विस्तार देखने को मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर उदयपुर तहसील। सरगुजा, उदयपुर तहसील आपका सरगुजा, बहुत अच्छे से याद रखिएगा।
तो किस प्राकृतिक प्रदेश का भाग है? तो आपको जानना है कि ये रामगढ़ की पहाड़ियां पूर्वी बघेलखंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? पूर्वी बघेलखंड। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें पूर्वी बघेलखंड, अगर हम बात करें आपका पूर्वी बघेलखंड का हिस्सा है। अगर हम बात करें तो मैन पार्ट से अगर पूर्व की तरफ जाएं, जसपुर सामरी पार्ट हो जाएगा, और मैन पार्ट से अगर हम पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं तो ये पूरा का पूरा हिस्सा पूर्वी बघेलखंड का हिस्सा है। तो इसीलिए रामगढ़ की पहाड़ियां भी किस प्राकृतिक प्रदेश का हिस्सा है? पूर्वी बघेलखंड का हिस्सा है। साथ ही साथ ये रामगढ़ की पहाड़ियां जो हैं ये सतपुड़ा का विस्तार है। ये किसका विस्तार है? सतपुड़ा का विस्तार। तो ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम्स में कि रामगढ़ की पहाड़ियां किसका विस्तार है? सतपुड़ा। और किस जिले में है? सरगुजा। और किस तहसील में इसका ज्यादातर विस्तार देखने को मिलता है? तो उदयपुर तहसील, सरगुजा का उदयपुर तहसील। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामगढ़ की पहाड़ियों की अगर हम बात करें तो 1848 में कर्नल आउस्ले ने इसकी पहली जानकारी दी। पहली बार इसके संबंध में जानकारी कब आती है? तो कर्नल आउस्ले ने 1848 में इसके संबंध में पहली बार जानकारी दी। लेकिन हमारा प्रश्न ये नहीं है, हमारा प्रश्न है कि इसकी जानकारी को एएसआई में कब पब्लिश कराया गया? तो याद रखिएगा वर्ष 1904 में डॉक्टर ब्लॉन्स ने पहली बार इसकी जानकारी को कहाँ पब्लिश कराया? तो इसकी जानकारी को एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में पहली बार पब्लिश कराया था वर्ष 1904 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1904। चलिए और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है चंदेली पहाड़ की ऊंचाई है। चंदेली पहाड़ की ऊंचाई है। बहुत इत्मीनान से सुनिएगा चंदेली पहाड़ के बारे में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है आपका 821 मीटर, 833, 1033 और 805 मीटर ऊंचाई पूछ रहा है। हाइट्स कितनी है? चंदेली पहाड़ को जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा पेंड्रा लोरमी के पठार को। पेंड्रा लोरमी का पठार आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा। पेंड्रा लोरमी का पठार, अगर आपसे पूछा जाए कि पेंड्रा लोरमी का पठार किस प्राकृतिक प्रदेश का भाग है तो याद रखिएगा ये महानदी बेसिन का हिस्सा है। महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ के मैदान वाले जो प्राकृतिक प्रदेश है उसका हिस्सा है हमारा पेंड्रा लोरमी का पठार। मैं छत्तीसगढ़ अगर महानदी बेसिन की बात करूं तो महानदी बेसिन के चारों तरफ यानी इस प्राकृतिक प्रदेश के चारों तरफ आपको उच्च भूमियां देखने को मिलेंगी जिन्हें सीमांत उच्च भूमि कहा जाता है। सीमांत मतलब सीमा के अंतिम भागों में, महानदी बेसिन वाले जो सीमा के अंतिम भाग हैं उन सीमांत क्षेत्रों में आपको उच्च भूमियां देखने को मिलेंगी। जैसे अगर मैं पूर्व की तरफ बात करूं तो पूर्व की तरफ आपको सोनबेरा का पठार देखने को मिलेगा, आपको शिशुपाल पर्वत देखने को मिलेगा, आपको धारी डोंगर देखने को मिलेगा, आपको बिंद्रा नवागढ़ तहसील में नवागढ़ की जो पहाड़ियां हैं, बिंद्रा नवागढ़ की पहाड़ियां वो देखने को मिलेंगी। अगर मैं आपका पश्चिम की तरफ बात करूं तो पश्चिम में मैकल सीरीज पूरी की पूरी मैकल श्रृंखला ही आपकी उच्च भूमि का पार्ट है। अगर मैं दक्षिण की तरफ बात करूं तो दक्षिण में बालोद जिला हमको बेस बनाना है, इसे कहते हैं दुर्ग सीमांत उच्च भूमि। और बालोद जिले में आपकी कुटक राजहरा की पहाड़ियां, दल्ली राजहरा की जो पहाड़ियां हैं ये आपको देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही साथ हमको याद रखना है कि चारों तरफ, चूंकि इसकी आकृति कैसी है, इसके चारों तरफ उच्च भूमियां हैं, इसीलिए कटोरे का आकार बनता है हमारा महानदी बेसिन, इसीलिए कटोरे का आकार लेता है। तो ये भी आपको याद रख लेना है। हमको पकड़ना है पेंड्रा लोरमी के पठार को। पेंड्रा लोरमी के पठार के बारे में एक और जानकारी देता हूं कि ये पेंड्रा लोरमी का पठार एक विच्छेदित पठार है। कैसा पठार है? विच्छेदित पठार है, यानी सेपरेट पठार है। ये सेपरेट हुआ है, अलग हुआ है। किससे? तो याद रखिएगा ये किसका विच्छेदित पठार है? तो मैकल श्रेणी का। ये मैकल श्रेणी से अलग हुआ है। ये पठार किससे अलग हुआ है? मैकल। इसलिए जब आप प्राकृतिक प्रदेशों का अध्ययन करते हैं तो देखते हैं मैकल और पेंड्रा लोरमी का पठार संभवतः एक दूसरे को टच करता है, लगभग लगा हुआ है एक दूसरे के साथ। क्यों? क्योंकि मैकल से ही विच्छेदित हुआ है, मैकल से ही सेपरेट हुआ है पेंड्रा लोरमी का पठार। तो ये भी प्रश्न आपसे बन सकता है।
अगर मैं पेंड्रालोर्मी के पठार की बात करूं तो इसका विस्तार किन जिलों में है? तो पेंड्रालोर्मी के पठार का विस्तार है आपका, एक तो आपका पेंड्रा मतलब गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला, दूसरा शब्द लिखा है लोरमी, लोरमी मतलब मुंगेली जिला, और इसमें कोरबा जिले की पश्चिमी सीमा, कोरबा जिले का पश्चिमी क्षेत्र, ध्यान से सुनिएगा, पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र कहने का मेरा तात्पर्य है कि आपका कटघोरा, कटघोरा का पश्चिमी हिस्सा, कटघोरा का पश्चिमी हिस्सा, ठीक है, साथ ही साथ आपका पाली, पाली तहसील, एक तो कटघोरा तहसील का पश्चिमी हिस्सा, साथ ही साथ पाली तहसील, ये संपूर्ण क्षेत्र में आपको किसका विस्तार देखने को मिलेगा? पेंड्रालोर्मी के पठार की। अगर मैं ऊंची चोटियों की बात करूं, इस पेंड्रालोर्मी के पठार की अगर मैं ऊंची चोटियों की बात करूं, इसकी ऊंची चोटियां, तो इसकी ऊंची चोटियों में आपको याद रखना है PLC, PLC, एक तो P से आपका पलमागढ़, पलमागढ़, L से आपका लाफागढ़, लाफागढ़, और C से चंदेरी पहाड़, चंदेरी पहाड़। PLC करके आप याद कर सकते हैं, पलमागढ़, लाफागढ़ और चंदेरी पहाड़। पलमागढ़ जो चोटी है ये आपको गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में मिलेगी, क्योंकि गौरेला पेंड्रा मरवाही में विस्तार है, तो गौरेला पेंड्रा मरवाही में ऊंची चोटी क्या मिलेगी आपको? पलमागढ़। लाफागढ़ आपको कोरबा जिले में देखने को मिलेगी, क्योंकि कोरबा में भी इसका विस्तार है, देखिए। और चंदेरी पहाड़ आपको मुंगेली जिले में मिलेगा, कहां पर? मुंगेली जिले में। तो ये भी प्रश्न याद रखिएगा, किस जिले में है चंदेरी पहाड़? मुंगेली जिले में। अगर हम इनकी ऊंचाइयों की बात करें तो पलमागढ़ की ऊंचाई है 1080 मीटर, 1080 मीटर, यानी पेंड्रालोर्मी के पठार की सबसे ऊंची चोटी है पलमागढ़, 1080। अगर मैं लाफागढ़ की बात करूं तो 1048 मीटर ऊंचाई है, और अगर मैं चंदेरी पहाड़ की बात करूं तो इसकी ऊंचाई है 821 मीटर के साथ। याद रखिएगा ये ऊंचाई है, और ये पहाड़ी या ये चंदेरी पहाड़ आपको कहां देखने को मिलेगा? मुंगेली जिले में। और किसका पार्ट है? तो पेंड्रालोर्मी के पठार का। तो इसका ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर 1, 821 मीटर। ये जानकारी आपको समझ आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बैलाडीला पहाड़ी में लौह अयस्क के कुल डिपॉजिट्स की संख्या है, यानी बैलाडीला की पहाड़ियों में लौह अयस्क के कुल कितने डिपॉजिट्स यानी निक्षेप, डिपॉजिट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? कुल निक्षेप की संख्या कितनी है, और कैसा निक्षेप? तो लौह अयस्क का निक्षेप। हमने पिछले क्वेश्चंस में भी देखा था कि जो बैलाडीला की पहाड़ियां हैं, ये बैलाडीला की पहाड़ी किस प्राकृतिक प्रदेश का भाग है? तो दंडकारण्य प्राकृतिक प्रदेश का। और किस जिले में है? तो याद रखिएगा दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। मैंने पिछले प्रश्न में बताया कि यहाँ पर ये कौन सी चट्टानों से निर्मित हुआ है? धारवाड़ चट्टानों से, धारवाड़ चट्टानों से निर्मित हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बात करें हम लोग कि धारवाड़ चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें हैं, तो याद रखिएगा धारवाड़ चट्टानें जो हैं ये कैसे बनती हैं, पहले ये समझ लीजिएगा। तो धारवाड़ चट्टानें आर्कियंस से बनी है। किससे बनी है? आर्कियंस सैलों से बनी है, आर्कियन सेल, आर्कियन सेल से बनी है। और आर्कियन सेल में आपको पकड़ना है नीस व सिस्ट, नीस व सिस्ट, नीस व सिस्ट के अपर्दन से, नीस व सिस्ट के अपर्दन से क्या बनी है? धारवाड़ चट्टानें। याद रखिएगा आर्कियन सेल के नीस और सिस्ट के अपर्दन से बनती हैं धारवाड़ चट्टानें। बहुत इत्मीनान से सुनिएगा, इसलिए धारवाड़ चट्टानों में वो सभी विशेषताएं देखने को मिलेंगी जो आर्कियन सेल समूह की विशेषताएं हैं। और आर्कियन सेल समूह के खनिज भी इसमें मौजूद होंगे, क्योंकि इन्हीं के अपर्दन से, इन्हीं के क्या हो रहा है? अपर्दन यानी इरोजन से ये चट्टानें निर्मित हो रही है। तो इसी धारवाड़ चट्टानों में किसकी बहुलता देखने को मिलेगी? तो आपको लोहे की प्रचुरता या बहुलता इसमें देखने को मिलेगी, आयरन्स की बहुलता। हमारा प्रश्न यही है कि बैलाडीला की पहाड़ियों में कुल आयरन्स के कितने डिपॉजिट्स हैं, या लौह अयस्क के कुल कितने निक्षेप हैं? तो याद रखिएगा 14 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन 14 निक्षेपों के साथ, 14 डिपॉजिट्स के साथ बैलाडीला न ही पूरे संपूर्ण छत्तीसगढ़, भारत सहित एशिया में सबसे बड़ा डिपॉजिट्स है।
एशिया में लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडारण हमारा बैलाडिला। इसी कारण बैलाडिला के जो हमारे लौह अयस्क हैं ये विशाखापट्टनम बंदरगाह से होते हुए जापान को क्या किए जाते हैं, निर्यात किए जाते हैं। ये भी प्रश्न एकदम बेहतरीन है और आपको याद रखना है। तो कुल कितने निक्षेप है, 14। उम्मीद है ये धारवाड़ चट्टानें किस तरीके से बनी है आपको समझ आ रहा होगा, नीस और शिस्ट के अपर्दन से। यदि आपको खनिज को लेकर के, चट्टानों को लेकर के डाउट्स है मन में, अगर आपका टॉपिक क्लियर नहीं है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखें, हम इस पर भी आप तक वीडियो उपलब्ध कराएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगले प्रश्न में हम देखते हैं कि सोनबेरा का पठार, ध्यान से देखिए, सोनबेरा पठार का कुछ भाग छत्तीसगढ़ के किन जिलों को स्पर्श करता है। सोनबेरा पठार का, ध्यान से देखिएगा, सोनबेरा पठार का कुछ भाग छत्तीसगढ़ के किन जिलों को स्पर्श करता है। ऑप्शन आपके सामने है। पहला है आपका महासमुंद सारंगढ़, दूसरा है आपका गरियाबंद धमतरी, तीसरा है धमतरी महासमुंद और चौथा है गरियाबंद और महासमुंद। सोनबेरा पठार, ध्यान से सुनिए, सबसे पहले अगर हमको सोनबेरा पठार समझना है तो हमको प्राकृतिक प्रदेश बहुत अच्छे से समझ आने चाहिए। मैं यहाँ पर सबसे पहले बनाने की कोशिश कर रहा हूँ दंडकारण्य प्रदेश। ध्यान से सुन लीजिएगा, दंडकारण्य प्रदेश ये हमारा औंधी तहसील है, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी का औंधी तहसील है, और औंधी के बाद ये हमारा बीजापुर का हिस्सा, ये हमारा सुकमा, सुकमा के बाद ये हमारा बस्तर, और बस्तर के बाद ये इस तरीके से अगर हम देखें तो ये हमारा गरियाबंद। ध्यान से देखिएगा, गरियाबंद, ठीक है। मैंने कहा कि औंधी से नीचे, मोहला मानपुर से नीचे लगाए हुए ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है यही दंडकारण्य, जो मैंने ब्लॉक किया है ऊपर से, ये आपका दंडकारण्य है। ये कौन सा प्राकृतिक प्रदेश है, दंडकारण्य प्राकृतिक प्रदेश है। क्लियर, दंडकारण्य प्राकृतिक प्रदेश है। बताने के पीछे मकसद समझिएगा, दंडकारण्य प्राकृतिक प्रदेश है। यानी अगर हम बात करें सोनबेरा के पठार की, तो सोनबेरा का पठार जो है, ये सोनबेरा का पठार उड़ीसा का एक बड़ा हिस्सा, थोड़ा बहुत आपका धमतरी महासमुंद, और एक बड़ा हिस्सा आपको कहाँ देखने को मिलेगा इसका, सोनबेरा पठार का, तो ये सोनबेरा पठार है आपका, और इसका एक बड़ा हिस्सा आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, उड़ीसा में। कहाँ देखने को मिलेगा, उड़ीसा में। सोनबेरा पठार का एक बड़ा हिस्सा आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसका थोड़ा बहुत विस्तार हमारे धमतरी और गरियाबंद जिला, ये हमारा धमतरी हो गया, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा धमतरी और ये हमारा गरियाबंद जिला, तो धमतरी और गरियाबंद जिले में भी आपको देखने को मिलेगा। और धमतरी और गरियाबंद जिला का जो हिस्सा जो सोनबेरा पठार को टच करता है वो किस प्राकृतिक प्रदेश का भाग है, तो ऊपर का जो आपको देखने को मिल रहा है इस लाइन के ऊपर, ये है हमारा महानदी बेसिन। ये हमारा कौन सा है, महानदी बेसिन। यानी प्रश्न पूछे अगर आपसे कि सोनबेरा का पठार किस प्राकृतिक प्रदेश का पार्ट है, तो याद रखिएगा सोनबेरा पठार का हिस्सा आपको कहाँ मिल रहा है, धमतरी और गरियाबंद, और धमतरी और गरियाबंद जो जिले हैं वो आपको महानदी बेसिन के अंतर्गत शामिल करना है। तो याद रखिएगा सोनबेरा पठार का विस्तार छत्तीसगढ़ के किन जिलों में देखने को मिलेगा, तो धमतरी और गरियाबंद। यानी हमारे ऑप्शन के हिसाब से गरियाबंद और धमतरी, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है ये बात समझ आई होगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न, महादेव पहाड़ी छुरी पहाड़ी के किस ओर स्थित है। बहुत आसान प्रश्न है, अभी इस प्रश्न को हमने डील किया था। महादेव पहाड़ी छुरी पहाड़ी के किस ओर स्थित है, ऐसे भी प्रश्न आपसे बन सकते हैं। तो अभी हमने देखा छुरी पहाड़ी के बारे में, ये छुरी पहाड़ी, और इसी से लगी हुई आपका उदयपुर की पहाड़ी, ये छुरी पहाड़ी, ये उदयपुर पहाड़ी, उदयपुर, इन दोनों के बीच से आ रही है कौन सी नदी, आपको कई बार बता चुका प्रश्नों में, ये इनके बीच से आ रही है आपकी मांड नदी। इन दोनों के बीचों बीच कौन सी आ रही है, मांड नदी। मैंने प्रश्न के जो पिछला प्रश्न हमने डील किया उसमें देखा था कि छुरी उदयपुर की पहाड़ियों के उत्तर में, छुरी उदयपुर की पहाड़ियों के उत्तर में आपको क्या देखने को मिलेगा, महादेव पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, महादेव पहाड़ी। और इस महादेव पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, तो महादेव पहाड़ी की ऊंचाई अभी हमने देखा था 988 मीटर, 988 मीटर के साथ महादेव पहाड़ी। तो याद रखिएगा महादेव पहाड़ी छुरी पहाड़ी के किस ओर स्थित है, तो आपका आंसर होगा ए, उत्तर की तरफ इसका विस्तार देखने को मिलता है। और चलिए अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है, रकामाड़ा गुफा छत्तीसगढ़ के किस प्राकृतिक प्रदेश का भाग है।
बहुत इंपॉर्टेंट है। रकामाड़ा गुफा छत्तीसगढ़ के किस प्राकृतिक प्रदेश का भाग है? आपके पास ऑप्शन है पूर्वी बघेलखंड, दूसरा है जसपुर सामरी, तीसरा है आपका महानदी बेसिन और चौथा आपका दंडकारण्य प्रदेश। चलिए देखते हैं रकामाड़ा गुफा के बारे में। किसके बारे में? रकामाड़ा गुफा। रकामाड़ा गुफा समझने के लिए आपको याद रखना है, आपको बेस बनाना होगा मैन पार्ट। किसको? मैन पार्ट। मैन पार्ट आपका जसपुर सामरी पाट प्रदेश का हिस्सा है। जसपुर सामरी पाट प्रदेश का हिस्सा है क्या? मैन पार्ट। मैन पार्ट आप सभी जानते हैं कि वर्ष 1962 में जब इंडो चाइना वॉर हुआ तो इंडो चाइना के बाद वॉर के बाद एक बड़ी संख्या में तिब्बती शरणार्थी भारत भाग कर आए और इन तिब्बती शरणार्थियों को छत्तीसगढ़ में मैन पार्ट वाले हिस्से में इनको क्या किया गया? इनकी बसाहट का या इनकी रहने का इंतजाम किया गया। तो मैन पार्ट में आपको याद रखना है वर्ष 1962-63 के दौरान यहाँ पर तिब्बती शरणार्थियों को क्या दिया गया था? तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया था। इसीलिए ये जो मैन पार्ट है, एक तो प्रकृति का बहुत बड़ा केंद्र है, दूसरा बौद्ध संस्कृति का भी केंद्र है। तो ये भी प्रश्न याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में बौद्ध संस्कृति का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो मैन पार्ट। इसके साथ ही साथ मैन पार्ट हमारा ट्राइबल टूरिज्म सर्किट, ध्यान से देखिएगा, ट्राइबल टूरिज्म सर्किट यानी टूरिज्म को प्रमोट करने वाले जो ट्राइबल एरियाज है, क्योंकि ये ट्राइबल एरियाज है, ठीक है। उसको दूसरी बात है किसको प्रमोट करता है? टूरिज्म को। तो ट्राइबल टूरिज्म सर्किट का एक बहुत बड़ा सेंटर पॉइंट है हमारा मैन पार्ट और पर्यटन का एक बहुत बड़ा केंद्र है मैन पार्ट। इसके साथ ही साथ अगर हम कहें तो इसको छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहते हैं। इसको छत्तीसगढ़ का क्या कहते हैं? हमारा शिमला भी कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा मैन पार्ट के बारे में। आगे चलते हैं। इसी मैन पार्ट यानी इसी शिमला में आपको अनेक प्रकार की गुफाएं देखने को मिलेंगी, जैसे रकामाड़ा गुफा, रकामाड़ा गुफा, दूसरा भालूमाड़ा गुफा, भालूमाड़ा गुफा, तीसरा आपका बंदरकोट, ठीक है, चौथा आपका पैगा गुफा, ठीक है, पांचवा आपका झील गुफा। ये जितनी गुफाएं हैं ये आपको सब यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। बहुत सारी गुफाएं आपको मैन पार्ट के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। जो हमारा प्रश्न है कि रकामाड़ा गुफा किस प्राकृतिक प्रदेश का भाग है, तो रकामाड़ा गुफा पहले तो है कहाँ? मैन पार्ट। और मैन पार्ट किस प्राकृतिक प्रदेश का भाग है? जसपुर सामरी पाट प्रदेश। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? जसपुर सामरी पाट प्रदेश। तो हमने इस प्रश्नोत्तर की श्रृंखला में 10 प्रश्नों को डील किया। मैंने शुरुआत में ही कहा था ये कहने के लिए 10 प्रश्न होंगे, लेकिन इस दौरान हम बहुत सारी जानकारियों को इकट्ठा करेंगे, बहुत सारे फैक्ट पर बात करेंगे, ताकि इससे आपके लगभग 50 से 60 क्वेश्चन तैयार हो जाए। और प्राकृतिक प्रदेशों से संबंधित जो बहुत सारे प्रश्न आपको जो बहुत कठिन लगते हैं, जो बहुत ही आपको हार्ड लगते हैं, उन प्रश्नों को आप आसानी से डील कर सके भविष्य में। तो इसी के साथ ये हमारी श्रृंखला समाप्त होती है। उम्मीद है ये आपको बहुत बेहतर लगी होगी। अगर बेहतर लगी तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, अपना बहुमूल्य कमेंट हमें दीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आप तक इस तरीके के वीडियोस, इस तरीके की जानकारियाँ पहुँचती रहें। धन्यवाद।